बच्चों, मैं दीपक शर्मा आपके अपने YouTube चैनल दीपक साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य समीकरण था वो हमने व्युत्पन्न किया था, जिसको मैंने कहा था डी ब्रोगली समीकरण। और बच्चों, मैंने ये भी कहा था यह जो समीकरण है वह तरंगदैर्ध्य और संवेग के मध्य रिलेशन को या संबंध को प्रदर्शित करती है। और मैंने कहा था उस समीकरण के माध्यम से क्या कहा था कि जो तरंगदैर्ध्य होती है लैम्डा, वह संवेग के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब तरंगदैर्ध्य और संवेग एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यह बात मैंने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपको बताई थी। और बच्चों, उसी के साथ मैंने इस बात पर भी चर्चा की थी, बहुत सारे जो कुछ परमाणु कण थे या फिर मैं कहूं द्रव्य कण थे, जैसे मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, प्रोटॉन की बात करूं, न्यूट्रॉन की बात करूं, ड्यूट्रॉन की बात करूं, अल्फा कण की बात करूं, इन सभी के लिए मैंने क्या ज्ञात की थी बच्चों, डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य ज्ञात की थी। ठीक है बच्चों, उसके बाद में हमने प्रत्येक कण के बारे में डी ब्रोगली समीकरण ज्ञात की थी। तो ये सभी बातें मैंने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में डिस्कस की थी आपसे। इनका बाकायदा मैंने जो समीकरण जो सूत्र आया था उसको मैंने व्युत्पन्न करना भी सिखाया था। और मैंने कहा भी था कि ये समीकरण है वो डायरेक्ट याद रखिए, हमारे बोर्ड एग्जाम में इनसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे रखा हूं, आप वहां जाइए और वहां से आप वो वीडियो आसानी से देख सकते हो। ठीक है, और अगर आपके कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां जाकर के अपना डाउट को लिख दीजिए। ठीक है, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार ही आए हैं या पहली बार क्लासें देख रही हैं तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आपके पास में तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए और आप अपने सभी मित्रों के पास में शेयर जरूर करिए। ठीक है बच्चों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और बच्चों, वो टॉपिक कौन सा है? डेविसन जर्मर का प्रयोग और उसके निष्कर्ष। अब आप बात करने वाले हैं डेविसन जर्मर का प्रयोग और उसके निष्कर्ष के बारे में। मैं इस वीडियो लेक्चर में आपसे चर्चा करने वाला हूं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, अब देखो, सबसे पहले मैं बात आपको ये करता हूं कि जो डेविसन और जर्मर नामक वैज्ञानिक ने अपना प्रयोग क्यों किया, किस प्रकार से किया और प्रयोग करने के बाद में क्या रिजल्ट निकाले। डेविसन और जर्मर नामक वैज्ञानिक क्या जानना चाहते थे जिसके लिए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। तो बच्चों, आपने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि जो डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने बताया कि प्रत्येक जो गतिशील द्रव्य कण होता है उससे एक तरंग भी संबंधित होती है, जिसे डी ब्रोगली ने क्या नाम दिया, द्रव्य तरंग या डी ब्रोगली तरंग। तो बच्चों, डेविसन और जर्मर नामक वैज्ञानिक ने यही जानने की कोशिश की कि जो द्रव्य कण होते हैं या फिर मैं कहूं जो परमाणु कण होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन हुआ, न्यूट्रॉन हुआ, बच्चों ये कण तो है ही, अगर ये गति करते हैं तो क्या इनके साथ कोई तरंग भी संबंधित होती है क्या ये तरंग की तरह भी व्यवहार करते हैं, क्या इनसे कोई तरंग संबंधित होती है? क्या डी ब्रोगली ने ये बात बताई थी कि जो गतिशील कण होते हैं या कोई गतिशील इलेक्ट्रॉन होता है उसके साथ कोई तरंग भी संबंधित होती है? तो डेविसन और जर्मर ये जानना चाहते थे कि कोई द्रव्य कण है, वो कण तो है ही, क्या उसके साथ में कोई तरंग भी संबंधित है या नहीं? क्या डी ब्रोगली ने जो बताया वह सही है क्या? ठीक है, तो ये सब बातें जानने के लिए डेविसन और जर्मर दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक प्रयोग किया और उस प्रयोग को बच्चों हम किसके नाम से जानते हैं? डेविसन जर्मर के प्रयोग के नाम से जानते हैं।
तो डेविसन जर्मर नामक वैज्ञानिक सबसे पहले डेविसन और जर्मर ने ही जो इलेक्ट्रॉन था उसकी तरंग प्रकृति के बारे में ज्ञात किया था। बच्चों, जिस प्रकार से प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, प्रकाश की कणीय प्रकृति भी होती है, प्रकाश की तरंग प्रकृति भी होती है, तो डेविसन और जर्मर ये जानना चाहते थे कि इलेक्ट्रॉन कण तो है ही, क्या यह तरंग की तरह भी बिहेव करता है क्या, व्यवहार करता है क्या इससे कोई तरंग भी संबंधित है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले डेविसन और जर्मर ने इस एक्सपेरिमेंट को करके और निष्कर्ष में कहा था कि इलेक्ट्रॉन होता है वह एक तरंग की तरह भी बिहेव करता है, व्यवहार करता है। अब मैं आपको ये क्लियर करूंगा कि क्यों करता है, कैसे करता है, डेविसन और जर्मर ने कैसे यह सिद्ध किया कि इलेक्ट्रॉन होता है वो तरंग की तरह व्यवहार करता है। ठीक है बच्चों, अब देखो, तो डेविसन और जर्मर पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले यह बात बताई थी कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वह किसकी तरह व्यवहार करता है, तरंग की तरह भी व्यवहार करता है। और इसको जानने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि जो विवर्तन होता है, बच्चों क्या होता है, विवर्तन होता है, यह विवर्तन तरंग का एक इम्पोर्टेंट गुण होता है। बच्चों अगर कोई भी तरंग है तो बच्चों वह तरंग विवर्तन का गुण जरूर प्रदर्शित करती है। ठीक है ना, क्योंकि तरंग होती है उसका जो स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है, एक विशिष्ट गुण होता है, और वो गुण किसका होता है बच्चों, विवर्तन का होता है। और बच्चों विवर्तन की खोज किसने की थी, ग्रेमाल्दी नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, जिसके बारे में हम ऑप्टिक्स में आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखो, तो इन्होंने क्या किया कि इसका जो प्रयोग का बेसिस था वो विवर्तन ही था। ठीक है, और डेविसन और जर्मर ने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन किरण पुंज है, ये इलेक्ट्रॉन किरण पुंज है बच्चों, ये इसका क्या हो रहा था, विवर्तन हो रहा था। तो डेविसन और जर्मर ने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन किरण पुंज का अगर विवर्तन होता है तो वास्तव में यह एक तरंग की तरह व्यवहार करती है। क्यों, अगर कोई तरंग है तो उसका विवर्तन 100% होगा। तो किसका, जिसका विवर्तन हो रहा है बच्चों, क्योंकि विवर्तन तरंग का एक अभिलाक्षणिक गुण है और इलेक्ट्रॉन किरण पुंज थी, इसका विवर्तन हो रहा था। इसलिए डेविसन और जर्मर ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन किरण पुंज है, ये वास्तव में क्या है, एक तरंग है, या फिर मैं कहूं इलेक्ट्रॉन भी क्या है, एक तरंग की तरह व्यवहार करती है। अब देखो, इसको प्रयोग को समझो बच्चों। डेविसन और जर्मर ने अपना जो प्रयोग किया था उस प्रयोग की जो व्यवस्था थी वो आपको चित्रानुसार दिख रही है। ठीक है बच्चों, डेविसन और जर्मर का जो प्रयोग था, इस प्रयोग के मुख्य कितने भाग थे बच्चों, 3 भाग थे। कितने भाग थे, 3 भाग थे। प्रयोग के मुख्य 3 भाग थे, 3 भाग थे। वो 3 भाग कौन कौन से थे बच्चों, पहला था इलेक्ट्रॉन गन। क्या था बच्चों, इलेक्ट्रॉन गन, ये इलेक्ट्रॉन गन था। बच्चों आप देख रहे हो, ये अपने पास में इलेक्ट्रॉन गन है। ठीक है, गन की तरह दिख रही है। ये AK-47 तो नहीं है, लेकिन आपको जरूर ये बंदूक की तरह, गन की तरह ही नजर आ रही है। ये गन कौन सी है बच्चों, इलेक्ट्रॉन गन है। क्यों, इससे गोली नहीं निकल रही, इससे क्या निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। और वो इलेक्ट्रॉन कैसे निकल रहे हैं बच्चों, देखो ये एक इलेक्ट्रॉन गन है बच्चों। इस इलेक्ट्रॉन गन में एक फिलामेंट है F, और बच्चों ये फिलामेंट किसका बना है, टंगस्टन का बना है। किसका बना है, टंगस्टन का बना है, टंगस्टन धातु का बना है। और बच्चों इसके अंदर जो डायफ्राम है, एक है S1 और दूसरा है S2। ठीक है बच्चों, ये डायफ्राम का क्या कार्य है। और बच्चों दूसरी बात, जो ये फिलामेंट है, इस फिलामेंट का कनेक्शन है किससे है, एक उच्च वोल्टता की बैटरी से है, एक उच्च वोल्टता की बैटरी से है, या फिर मैं कहूं एक उच्च वोल्टता के वैद्युत स्रोत से है। जब इसमें विद्युत धारा, उच्च वोल्टता की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है,
इस फिलामेंट में, तो ये फिलामेंट गर्म हो जाता है, और गर्म हो जाता है तो इस फिलामेंट बच्चों किसका है? टंगस्टन धातु का। और मैंने इस चैप्टर के वीडियो लेक्चर नंबर 1 में आपको बताया था तापायनिक उत्सर्जन, कि जब हम किसी धातु को गर्म करते हैं या ताप देते हैं तो वह धातु उष्मा ऊर्जा को ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन का क्या कर देती है? उत्सर्जन कर देती है। तो बच्चों जब जैसे ही हमें इस फिलामेंट का कनेक्शन एक उच्च वोल्टेज स्रोत से किया गया है, और जैसे ही हम इसमें विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं ये फिलामेंट गर्म हो जाता है, और गर्म होता है जिसके कारण इस फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होते हैं, और हमें उन इलेक्ट्रॉनों का एक बारीक किरण पुंज प्राप्त करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉनों को सीधी सरल रेखा में किरण के रूप में प्राप्त करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन गन का प्रयोग करते हैं, जिसमें डायफ्राम होते हैं S1 और S2। ये डायफ्राम इससे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को एक सीधी सरल रेखा में एक किरण के रूप में क्या करवाते हैं? गति करवाते हैं, मूव करवाते हैं बच्चों। और ठीक है, और यहाँ पर एक विभव विभाजक लगा होता है, मैं या फिर कहूं यहां से हम विभव में परिवर्तन कर सकते हैं, और बच्चों विभव में कमी या ज्यादा करके, विभव के मान में वृद्धि या कमी करके यहाँ पर हम जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं उनकी गतिज ऊर्जा में कमी या वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात किसकी आ गई बच्चों? इलेक्ट्रॉन गन की आ गई, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन गन किसकी बनी होती है और क्या कार्य होता है। बच्चों जब इस इलेक्ट्रॉन गन से जो इलेक्ट्रॉन किरण पुंज निकलती है वो सीधे किससे टकराती है? लक्ष्य से। तो बच्चों डेविसन जर्मर का प्रयोग का दूसरा जो पार्ट था, दूसरा भाग था, वो क्या था बच्चों? लक्ष्य था। और बच्चों लक्ष्य के रूप में, टारगेट के रूप में डेविसन और जर्मर ने किसका प्रयोग किया बच्चों? निकेल क्रिस्टल का। किसका प्रयोग किया? निकेल क्रिस्टल का प्रयोग किया। और बच्चों याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो निकेल क्रिस्टल है इसके अंदर जो परमाणविक कण है उन कणों के बीच की दूरी होती है वो कितनी होती है बच्चों? 2.15 एंगस्ट्रॉम होती है। मतलब आप ये बात विशेष याद रखना कि जो निकेल क्रिस्टल होता है उनमें परमाणु कणों के बीच की जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, वो एंगस्ट्रॉम कोटि की होती है। किस कोटि की होती है? एंगस्ट्रॉम कोटि की होती है। और बच्चों जो ये इलेक्ट्रॉन किरण पुंज है इनकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो भी आपको पता है किस कोटि की होती है? एंगस्ट्रॉम कोटि की होती है। और बच्चों आपने ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा या पढ़ा नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर इलेक्ट्रॉन किरण पुंज का विवर्तन करवाना है, अगर विवर्तन कराना है तो हमें ये तो तरंग दैर्ध्य है, इस तरंग दैर्ध्य की कोटि लगभग द्वारक कहूं या फिर मैं कहूं विवर्तक या द्वारक के आकार। बच्चों याद रखना विवर्तन होने के लिए मस्ट कंडीशन है, विवर्तन होने के लिए मस्ट अनिवार्य, जरूरी, आवश्यक शर्त है। और वो शर्त क्या है कि जो विवर्तक जिसके द्वारा विवर्तन की घटना हो रही है, जिसके कारण, या फिर मैं कहूं द्वारक जिसे अपन अवरोधक कहते हैं, ये अवरोधक का कार्य कर रहा है निकेल क्रिस्टल। ये निकेल क्रिस्टल क्या है बच्चों? यहाँ पर ये विवर्तक है। क्या है? विवर्तक है। या फिर मैं कहूं इस विवर्तक या इस अवरोधक का जो आकार है वो तरंग दैर्ध्य की कोटि का, लगभग तरंग दैर्ध्य की कोटि के बराबर या लगभग बराबर होना चाहिए। और बच्चों आपको पता है इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन किरण पुंज होती है उसकी जो लैम्डा होती है वो एंगस्ट्रॉम कोटि की होती है। और बच्चों यहाँ पर विवर्तक या द्वारक का जो आकार है वो भी किसका होता है? एंगस्ट्रॉम कोटि का होता है। इसलिए बच्चों यहाँ पर इन्होंने निकेल क्रिस्टल का प्रयोग किया था जिसके अंदर परमाणु कणों की जो बीच की दूरी थी वो, या फिर मैं कहूं एक्स किरण या फिर मैं कहूं इलेक्ट्रॉन किरण पुंज है उनकी तरंग दैर्ध्य की कोटि की थी, इसलिए विवर्तन आसानी से होगा। ठीक है ना? अब देखो ये बात हो गई, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन किरण पुंज निकल रही है
वो सीधी लक्ष्य है या फिर मैं कहूं निकिल क्रिस्टल से टकराएगी और विभिन्न कोण पर क्या हो जाएगी बच्चों, परिकीर्णित हो जाएगी। ये टकरा करके विभिन्न कोण पर परिकीर्णित हो जाएंगे और ये सीधे किस में जाएंगे, आयनन कोष्ठ में जाएंगे, आयनन कक्ष में जाएंगे, जिसको मैं क्या कहता हूं, संसूचक भी कहते हैं, जो इस बात का पता करती है। संसूचक क्या होता है बच्चों, एक ऐसी युक्ति होती है जो क्या करती है, कणों की पहचान करती है। इसमें अगर कोई कण प्रवेश कर रहा है तो वो बता देगी आपको कि इसमें कोई कण प्रवेश कर रहा है और उन कणों की बच्चों ऊर्जा क्या है। इन ऊर्जा का भी हमें इन ऊर्जा के बारे में भी बता देती है और उन ऊर्जा की सहायता से इनकी तीव्रता का मालूम भी हमें बता देती है। तो ये हमारे पास लक्ष्य निकिल क्रिस्टल हो गया। उसके बाद में तीसरे जो मुख्य भाग है वो संसूचक है, जिसे अपन क्या कहते हैं बच्चों, आयनन कोष्ठ भी कहते हैं या आयनन कक्ष भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बात क्लियर। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने, ले लिया। चलो देखो अब क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, ये अपने तीन मुख्य भाग हो गए। ठीक है, तो देखो जब यहां से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो टंगस्टन फिलामेंट गर्म हो जाता है। गर्म हो जाता है तो तापायनिक उत्सर्जन के कारण इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है और डायफ्राम की मदद से इलेक्ट्रॉन गण से इलेक्ट्रॉन किरण पुंज प्राप्त की जाती है और वह इलेक्ट्रॉन किरण पुंज सीधे किस पर आपतित करवाई जाती है बच्चों, निकिल क्रिस्टल पर आपतित करवाई जाती है। और बच्चों इस जो आपतित इलेक्ट्रॉन किरण पुंज है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की गति है या गतिज ऊर्जा है, वह हम यहाँ पर विभव विभाजक की सहायता से क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और जैसे यह इलेक्ट्रॉन किरण पुंज इस निकिल क्रिस्टल पर टकराती है तो निकिल क्रिस्टल द्वारा इस इलेक्ट्रॉन किरण पुंज का क्या हो जाता है, विवर्तन हो जाता है, या फिर मैं कहूं यह एक विवर्तक की तरह कार्य करता है और यह त्रिविमीय ग्रेटिंग की तरह कार्य करता है। बच्चों यह निकिल क्रिस्टल है तो ये आराम से ऐसे घूमता रहता है विभिन्न कोणों पर। ठीक है ना, त्रिविमीय ग्रेटिंग की तरह कार्य करता है और जो इससे टकरा करके इलेक्ट्रॉन किरण पुंज सीधे संसूचक में जाती है या फिर मैं कहूं आयनन कोष्ठ में जाती है। और बच्चों इस आयनन कोष्ठ में कुछ गैसें भरी होती हैं, जैसे SO2 या फिर मैं कहूं CO2। जैसे इस गैस के अंदर ये इलेक्ट्रॉन किरण पुंज प्रवेश कर जाती है इस आयनन कोष्ठ में, तो इन गैसों का क्या कर देती है, आयनन कर देती है, गैसों का आयन बना देती है और उन आयनों के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है, जिसका मालूम हमें कहां से चलता है, इलेक्ट्रोमीटर या यहाँ पर लगा गैल्वेनोमीटर से हमें पता चल जाता है, क्योंकि इसके अंदर विक्षेप उत्पन्न होता है। जैसे इसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो इस इलेक्ट्रोमीटर में विक्षेप उत्पन्न होगा। और बच्चों ये इलेक्ट्रोमीटर में जो विक्षेप उत्पन्न हो रहा है यह डिपेंड करता है कि संसूचक में इलेक्ट्रॉनों के या इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की तीव्रता पर निर्भर करता है या इसके अंदर प्रवेश किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखना अच्छी तरीके से। तो ये अपन की प्रायोगिक व्यवस्था थी, इस पर ये प्रयोग कर रहे थे। तो देखो जो डेविसन और जर्मर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, जब इलेक्ट्रॉन किरण पुंज इस निकिल क्रिस्टल पर आपतित किया तो अलग अलग कोण पर, क्योंकि यह त्रिविमीय ग्रेटिंग की तरह कार्य करता है, तो अलग अलग कोण पर यहाँ थीटा का मान अलग अलग कोण पर इस इलेक्ट्रॉन किरण पुंज को क्या किया भैया, इसको परिवर्तित किया। ठीक है, या फिर प्रकीर्णित करवाया अलग अलग एंगल पर, थीटा का मान अलग अलग करके। ठीक है, और अलग अलग करके उन्होंने देखा कि जो विवर्तित इलेक्ट्रॉन किरण पुंज है उसकी तीव्रता में क्या परिवर्तन होता है और उस प्रकीर्णित कोण और मैं कहूं प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की जो तीव्रता है उनके मध्य उन्होंने ध्रुवीय ग्राफ खींचे और उन ग्राफ से क्या रिजल्ट आया वो मैं आपको पहले बताता हूं। तो देखो यहां तक ये बात आपकी क्लियर है, ये तीन पार्ट होते हैं। ठीक है ना, और निकिल क्रिस्टल त्रिविमीय ग्रेटिंग की तरह क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, तीन ग्राफ यहां पर ग्राफ खींचे, किनके मध्य, एक तो प्रकीर्णन कोण, एक तो ये प्रकीर्णन कोण है इनके पास में,
ये यहां पर जिसको मैं थीटा बोल रहा हूं, परकीर्णन कोण, परकीर्णन कोण। तो परकीर्णन कोण बच्चों और परकीर्णित इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता, परकीर्णित इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की तीव्रता आई, इनके बीच में उन्होंने क्या खींचा, ग्राफ खींचा। ठीक है, कैसे खींचा, देखो कैसे एक्सपेरिमेंट किया, एक बार फिर से देखना। यहां विभव विभाजक की सहायता से विभव वोल्टेज का मान फिक्स कर दिया। फिर थीटा और आई के मध्य जो थीटा के लिए जो कोई भी थीटा था, उस थीटा के लिए आई की वैल्यू चेक की, परकीर्णित इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की तीव्रता, इन दोनों के मध्य ग्राफ खींचा। फिर थीटा का यहाँ पर विभव विभाजक की सहायता से वोल्टेज का मान चेंज किया। फिर यहाँ पर परकीर्णन कोण और इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की, या मैं कहूँ परकीर्णित या विवर्तित इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की तीव्रता के बीच में ग्राफ खींचा। तो यहाँ पर अलग अलग वोल्टेज पर थीटा और आई के बीच में क्या खींचा, ग्राफ खींचा। और ग्राफ खींचा तब इन्होंने क्या देखा, तो देखो क्या देखा, जब इन्होंने कितने वोल्टेज पर ग्राफ खींची। चलो देखो एक बार मैं यहाँ पर इस डायग्राम को आप समझ लिए होंगे, तो मैं यहाँ पर इस डायग्राम को साफ कर रहा हूं। ठीक है, देखना यहाँ पर ये पैमाना था बच्चों, इस पैमाना के माध्यम से यहाँ पर तीव्रता का मान पता लग जाता था हमें। ठीक है ना, और ये पैमाना एक वर्ताकार पैमाना था जो इससे जुड़ा होता था, ऐसे पीछे जुड़ा होता था, लेकिन मैंने ये पूरा डायग्राम ऐसे बनाया नहीं है। ठीक है ना, ऐसे जुड़ा होता था, ये ऐसे पूरा ऐसे जुड़ा होता था, ये वर्ताकार पूरा पैमाना ऐसे जुड़ा होता था। ठीक है ना, ये आसानी से, तो यहाँ पर आयन कोष आगे पीछे ऐसे होता रहता था। ठीक है ना, तो उससे पता लग जाता था तीव्रता का भी और इसमें प्रवाहित विद्युत धारा का भी, जो हमें इलेक्ट्रोमीटर से पता चलता था विद्युत धारा का, कि विद्युत धारा का उसके अंदर क्या विक्षेप उत्पन्न हो रहा है, कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। और बच्चों वो विद्युत धारा जो प्रवाहित होती थी वो किसके कारण होती थी, इस गैसों का आयनीकरण हो जाता था आयनिक कोष्ठ में, जिनके कारण आयन बनते थे और जिनके कारण विद्युत धारा का क्या हो जाता था, प्रवाह हो जाता था। ठीक है बच्चों, तो देखो, तो ग्राफ खींचे, तो देखो सबसे पहले हमें अलग अलग वोल्टेज के लिए उन्होंने क्या खींचा, ग्राफ खींचा। और ग्राफ में देखो किस टाइप से हमें ग्राफ प्राप्त हुए। जैसे देखो मैं सबसे पहले ले रहा हूं, सबसे पहले जैसे अपन 3 ही लेते हैं, वैसे बहुत सारे अलग अलग वोल्टेज पर ले सकते हैं। ये हमारे पास परकीर्णित कोण हो गया, क्या हो गया, परकीर्णित कोण थीटा। ठीक है, वाई एक्स पर, और एक्स एक्स पर ले ली हमने क्या, परकीर्णित इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की तीव्रता, जिसे हम आई से इंडिकेट कर रहे हैं। और ये ग्राफ है, ये ग्राफ किस टाइप का है, किस टाइप का हमें प्राप्त हो रहा है, तो ये ग्राफ हमें इस टाइप का प्राप्त हो रहा है, इस टाइप का। और बच्चों ये कितने वोल्टेज पर प्राप्त हो रहा है, ये हमें प्राप्त हो रहा था, ऐसा ग्राफ हमें 44 वोल्टेज पर 44 वोल्टेज पर जब हमने विभव विभाजक की सहायता से 44 वोल्टेज कांस्टेंट कर दिया। उसके बाद में वर्ताकार पैमाने से अलग अलग थीटा और हमने आई के लिए हमने थीटा और आई के बीच में जब ग्राफ खींचा, तब हमारे पास में ग्राफ इस प्रकार का हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, उसके बाद में वैसे तो अपन और भी ग्राफ बना सकते हैं, 5-5 के अंतराल में इस एक्सपेरिमेंट वैल्यू को ले सकते हैं, लेकिन अपन बुक के अकॉर्डिंग अपन 3 ही रखते हैं। ठीक है ना, तो देखो उसके बाद में उन्होंने नेक्स्ट जो ग्राफ खींचा वो कितने वोल्टेज पर लिया इन्होंने, परकीर्णित कोण थीटा और ये तीव्रता आई, इनके बीच में ये कितने वोल्ट पर खींचा गया ग्राफ अपने पास आ रहा है, ये आ रहा है 54 वोल्टेज पर। ठीक है, 54 वोल्टेज पर। और बच्चों जब 54 वोल्टेज पर जब ग्राफ खींचा गया, तो बच्चों यहाँ पर जो हमारे पास जो ग्राफ आ रहा है वो ग्राफ किस प्रकार का आ रहा है, वो ग्राफ हमें इस प्रकार का प्राप्त हो रहा है।
इस प्रकार का, देखना ये ग्राफ हमें इस प्रकार का प्राप्त हो रहा है, इस प्रकार का। और बच्चों ये जो ग्राफ प्राप्त हो रहा है, जो 54 वोल्टेज पर जो हमें ग्राफ प्राप्त हो रहा था, उसके अंदर जो थीटा आ रहा था बच्चों, क्या आ रहा था बच्चों, जो हमारे पास में थीटा आ रहा था, थीटा, वो थीटा कितना आ रहा था बच्चों, लगभग 50 डिग्री आ रहा था। कितना आ रहा था, 50 डिग्री, 50 डिग्री। कितने वोल्टेज पर, 54 वोल्टेज पर। और बच्चों यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, इस 54 वोल्टेज पर हमें जो तीव्रता मिल रही थी, हमें क्या मिल रही थी, जो तीव्रता मिल रही थी, या फिर मैं कहूं तीव्रता का जो उच्चतम या अधिकतम मान मिल रहा था, वो हमें कितने थीटा के किस मान पर मिल रहा था बच्चों, 50 डिग्री पर। और वोल्टेज के किस मान पर मिल रहा था, 54 पर। ये बात भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये ग्राफ डेविसन जर्मर के लिए यह ग्राफ ही वरदान साबित हुआ था, ठीक है ना। डेविसन और जर्मर नामक वैज्ञानिक ने जब थीटा आई के बीच में ग्राफ खींचा और जब वोल्टेज 54 वोल्टेज, जैसे ही 54 वोल्टेज किया तो उन्होंने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन किरण पुंज है, इसकी तीव्रता का मान अधिकतम प्राप्त हो रहा है। मतलब ये मैं कहूं इसका विवर्तन हो रहा है। ये ग्राफ यही बात को बता रही है, ठीक है ना। मतलब उच्चिष्ट मान प्राप्त हो रहा है, अधिकतम मान प्राप्त हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद में मैं एक और ग्राफ बना लूं फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए। देखो थीटा के किस मान के लिए, थीटा आई के बीच में। फिर नेक्स्ट जो ग्राफ अपन खींचते हैं वो कितने वोल्टेज पर खींचते हैं, 64 वोल्टेज पर, 64 वोल्टेज पर। तो हमारे पास में जो ग्राफ आता है वो ग्राफ किस टाइप का आता है, वो ग्राफ हमारे पास इस टाइप का आता है, ठीक है ना। लेकिन आप देख रहे हो यहां पर जो सबसे ज्यादा हमें जो क्या मिल रही है बच्चों, जो हमें क्या मिल रही है, सबसे ज्यादा तीव्रता मिल रही है, वो कितने वोल्टेज की कितनी वैल्यू पर मिल रही है, 54 पर। और थीटा की किस वैल्यू पर मिल रही है, 50, मतलब 50 डिग्री। थीटा का कोण जब 50 डिग्री था तब विवर्तन क्या हो रहा था, अधिकतम हो रहा था, या फिर मैं कहूं सॉरी तीव्रता अधिकतम हो रही थी। तो डेविसन और जर्मर ने कहा कि वास्तव में इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, विवर्तन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, विवर्तन हो रहा है। अगर बच्चों मान लिया इलेक्ट्रॉन का विवर्तन हो रहा है, माना ना कैसे, माने जा रहा है, क्योंकि तीव्रता का मान कैसा प्राप्त हो रहा है, हमें तीव्रता का मान आप ग्राफ में देखो हमें मैक्सिमम प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो ये जो मान है ना, जो ग्राफ दिख रहा है आपको 54 वोल्टेज पर, तो यहां पर जो अधिकतम हमारे पास में, अधिकतम मैं कहूं उच्चिष्ट, जो तीव्रता का उच्चिष्ट तीक्ष्णतम मान प्राप्त होता है। इसलिए ये ग्राफ हमें ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन किरण पुंज का भी क्या हो रहा है, विवर्तन हो रहा है। तो बच्चों अगर विवर्तन हो रहा है तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन किरण पुंज का विवर्तन हो रहा है। अगर विवर्तन हो रहा है तो यह किसकी तरह बिहेव कर रही है, तरंग की तरह बिहेव कर रही है। मतलब आपको पता है, मैंने बताया था शुरू में भी कि जो कोई भी तरंग होती है उसका विवर्तन वाला गुण एक इंपोर्टेंट गुण होता है। मतलब विवर्तन तरंग का एक अभिलाक्षणिक गुण होता है। अगर कोई तरंग का अगर विवर्तन हो रहा है तो वह एक तरंग होती है, या फिर मैं कहूं कोई तरंग है तो इसका विवर्तन जरूर होता है, ठीक है ना। लेकिन वो उसकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है। हमने सिचुएशन ले भी ली, हमने कंडीशन ले ली विवर्तन की, मैंने आपको बताया था, ठीक है। वो मैंने बताया था ना कि लैम्डा की कोटि होती है और द्वारक के आकार के बराबर होती है। तो हमने कोटि भी, उसकी शर्त भी ले ली, और शर्त लेने के बाद में विवर्तन हो रहा है। तो एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन किरण पुंज है, इलेक्ट्रॉन किरण पुंज है, वो एक बात बताओ किसकी तरह व्यवहार कर रही है, तरंग की तरह व्यवहार कर रही है। चलो मान लिया अगर इलेक्ट्रॉन किरण पुंज है वो तरंग की तरह व्यवहार कर रही है, तो एक बात बताओ, डी ब्रोगली ने तो ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन की जो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या बताया था, 12.27 अपॉन रूट वी, और ये एंगस्ट्रॉम। तो अगर मैं V, यहाँ पर V की वैल्यू में कितने रखता हूं, 54 वोल्टेज रखता हूं, तो क्या वही वैल्यू आती है जो डी ब्रोगली के। एक बार तो मैं डी ब्रोगली इक्वेशन से निकालूं, ठीक है। तो देखो अब यहां पर बात करते हैं। अब देखो
तो डेविसन जर्मन ने उसके बाद में क्या किया, ब्रेग समीकरण से, कौन से समीकरण से, ब्रेग समीकरण से, आपको पता है निकेल क्रिस्टल लिया, निकेल क्रिस्टल एक परमाणु है, एक निकेल क्रिस्टल है, तो उसके अंदर जो परमाणु होते हैं, परमाणु के जो अवयवी कण होते हैं वो एक निश्चित स्थान पर फिक्स होते हैं, उनके बीच की दूरी उन्होंने क्या ली, 2 पॉइंट, उनके बीच की दूरी क्या थी, 2.15 एंगस्ट्रॉम। तो एक बात बताओ, ब्रेग समीकरण से हम ज्ञात कर सकते हैं, तो ब्रेग समीकरण क्या होता है बच्चों, देखना, ब्रेग समीकरण, ब्रेग समीकरण होता है बच्चों, यहां पर डी साइन थीटा बराबर इक्वल एन लैम्डा, डी साइन थीटा बराबर इक्वल क्या होता है, एन लैम्डा, ठीक है ना। यहां से देखना, यहां पर बच्चों अच्छी तरीके से देखना, यहां पर जो एन होती है वो क्या होती है, विवर्तन की कोटि, क्या होती है, विवर्तन की कोटि होती है, यानी कि एन का मान 1 2 3 4 हो सकता है। अगर एन का मान 1 है तो मतलब यहाँ विवर्तन कितना कोटि का है, 1 कोटि का है, और बच्चों यहाँ पर विवर्तन 1 कोटि का ही हो रहा था, इसलिए यहाँ पर एन की वैल्यू हम क्या लेंगे, 1 लेंगे, ठीक है। अगर आपको कहीं द्वितीय कोटि का विवर्तन, ठीक है ना, वैसे आपने एक सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर में जब आप कॉलेज करोगे तब वहां पर आप पढ़ोगे, और जब कॉलेज करोगे तब वहां पर आप ब्रेग समीकरण ये नहीं पढ़ करके, ये फिजिक्स में है जो हमारे 12th क्लास में दे रखा है, वहां पर आप ब्रेग समीकरण ये पढ़ोगे 2d sin थीटा एन लैम्डा। बच्चों यहां पर जो केमिस्ट्री में जो 2d है उसी को फिजिक्स में d माना गया है, ठीक है ना। अभी मैं आपको डायग्राम के माध्यम से बताऊंगा, तो कोई घबराने वाली जरूरत नहीं है कि सर 2d नहीं लिखा आपने, ठीक है ना। तो वही बात है, केमिस्ट्री में 2d होता है, क्योंकि वहां पर जैसे ये 2 कण है, जैसे कण है, तो वहां पर केमिस्ट्री के अंदर तो इनके बीच की दूरी को d कहा गया, जबकि फिजिक्स में इन दोनों के बीच की दूरी को d कहा गया। तो देखो यहाँ पर ये d, ये भी d है और ये भी d है, तो d और d कितनी हो गई, 2d, और उस 2d को ही फिजिक्स में क्या कह दिया गया, d बोल दिया गया, ठीक है ना। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर लैम्डा क्या है, लैम्डा क्या है, इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की तरंगदैर्ध्य है, थीटा वही परिकिणित कोण है हमारे पास में, और डी है बच्चों जो निकेल क्रिस्टल है उसमें जालक कण है उनके बीच का गैप है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूं, ये ग्राफ आपने देख लिया, ये वैल्यू हमारे लिए इंपोर्टेंट है, खास है, बहुत ज्यादा, थीटा इक्वल 50 डिग्री, ठीक है ना, और जो वोल्टेज है वो 54 डिग्री, मतलब 54 डिग्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखना बच्चों, यहां पर मैं वैल्यू रखता हूं, तो जैसे ही मैं वैल्यू रखता हूं तो बच्चों निकेल क्रिस्टल के लिए डी की वैल्यू कितनी ली गई थी, 2.15 एंगस्ट्रॉम लिया गया था, ठीक है। और यहां पर साइन का मान, साइन थीटा कितना 50 डिग्री हो जाएगा, एन का मान कितना है 1, और यहां पर मैंने क्या रख दी, लैम्डा रख दी। अब बच्चों जब इसको सोल्व करते हैं और लैम्डा का मान निकालते हैं तो आपको पता है 2.15 एंगस्ट्रॉम इंटू बच्चों साइन 50 डिग्री, बच्चों जो साइन 50 डिग्री होता है उस साइन 50 डिग्री का जो मान आता है वो कितना आता है बच्चों, 0.67 आता है। बच्चों ये साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकलते हैं ये वैल्यू, ठीक है ना। आजकल तो मोबाइल में भी होता है, आप मोबाइल से निकाल सकते हो, मोबाइल में साइंटिफिक कैलकुलेटर में चेंज करके आप साइन 50 डिग्री की वैल्यू भी निकाल सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो बच्चों हमारे पास में जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1.65, मतलब 1.65 एंगस्ट्रॉम आ रही है। ये किसके प्रयोग से आ रही है, डेविसन जर्मर के प्रयोग से। बताओ डेविसन और जर्मर ने अपना जो प्रयोग किया था उसमें निकेल क्रिस्टल का बोले परमाणु कणों के बीच की दूरी ये थी, थीटा का मान बोला एक्सपेरिमेंट से कितना आया, 50 डिग्री आया था, तो इससे लैम्डा की वैल्यू उसके पास ये आई थी। तो बच्चों ये फिर मैं ये भी कह सकता हूं ये वैल्यू कैसी है, प्रायोगिक, कैसी वैल्यू है, प्रायोगिक वैल्यू है। अब डी ब्रोगली इक्वेशन पर चलते हैं हम। डी ब्रोगली इक्वेशन हमें क्या कहता है, चलो एक बार देखना, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब बात करते हैं अपन किस पर, डी ब्रोगली पर। तो डी ब्रोगली ने अपना जो समीकरण दिया था इलेक्ट्रॉन की जो तरंगदैर्ध्य ज्ञात करने का वो कितना था, 12.27 √v एंगस्ट्रॉम।
यहाँ पर V का मान कितना है बच्चों 54 वोल्टेज। तो जब इसके अंदर मैं 54 वोल्टेज इसके अंदर मैं पुट करता हूं, वैल्यू पुट करता हूं, तो हमारे पास में क्या आता है बच्चों 12.27 अपॉन रूट 54 एंगस्ट्रॉम। और बच्चों जब हम इस रूट 54 को अपन क्या कर लेंगे सोल्व कर लेंगे, और जब सोल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी बच्चों, कितनी आएगी आप सोल्व कर लेना, ठीक है ना। कितनी आएगी हमारे पास में 7.348 एंगस्ट्रॉम। और जब मैं इसको भी मैं पूरे को सोल्व करूंगा तो बच्चों मेरे पास में जो वैल्यू आएगी लैम्डा की वैल्यू आएगी, वो लैम्डा की वैल्यू बच्चों मेरे पास कितनी आएगी, या फिर मैं यही लिख दूं वो लैम्डा की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, वो आएगी 1.76 एंगस्ट्रॉम। तो देखो बच्चों डी ब्रोगली समीकरण से जब देखो V की वैल्यू देखो हमारे पास दो आए, डेविसन और जर्मर ने सबसे इंपॉर्टेंट बात थीटा कितना था 50 डिग्री। और बच्चों जो वोल्टेज था वोल्टेज V वो कितना था 54 वोल्टेज, ठीक है ना। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। बोले यहां से तो मैंने थ्योरेटिकल बातें सिद्ध कर दी और यहां से मैंने प्रैक्टिकली सिद्ध कर दी, ठीक है ना। तो देखो जब इस V की वैल्यू को डी ब्रोगली ने जो दिया था इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने का जो सूत्र दिया था, जब उस सूत्र में इस V की वैल्यू रखते हैं तो इस V की वैल्यू रखने से हमारे पास में जो वैल्यू आ रही है ये हमारे पास में सैद्धांतिक है। कैसी वैल्यू है सैद्धांतिक, मतलब कैलकुलेट किया हमने तो हमारे पास में कितना आ रहा है 1.67 एंगस्ट्रॉम आ रहा है। तो बच्चों एक बात बताओ, अरे 1.65 एंगस्ट्रॉम और 1.67 एंगस्ट्रॉम में कितना अंतर है, ये एंगस्ट्रॉम में है 10 की पावर -10 मीटर में है, बहुत कम है। लगभग मैं इन दोनों को बराबर कह सकता हूं। तो ये बात सिद्ध हो गई क्या कि जो डेविसन जर्मर ने जो बात बताई है कि वास्तव में इलेक्ट्रॉन तरंग प्रकृति की तरह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन तरंग की तरह क्या करता है व्यवहार करता है। बात तो डी ब्रोगली ने बता दी थी, लेकिन डेविसन और जर्मर नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध करके बता दी हमारे पास में कि वास्तव में ऐसा होता है। डी ब्रोगली ने जो बात बताई है वो बिल्कुल सही है कि इलेक्ट्रॉन होता है वह भी एक तरंग की तरह व्यवहार करता है, ठीक है ना। तो ये बात क्लियर है यहां तक। चलो आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, तो ये बात क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया कि जो डेविसन और जर्मर ने क्या बताया कि डेविसन के और जर्मर ने जो प्रायोगिक इलेक्ट्रॉन के लिए जो प्रायोगिक तरंग दैर्ध्य ज्ञात की थी उसका मान वही जो डी ब्रोगली के जो सैद्धांतिक समीकरण के द्वारा आया था वो दोनों मान लगभग क्या थे बराबर थे। इसलिए बच्चों डेविसन और जर्मर नामक वैज्ञानिक ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन भी तरंग की तरह व्यवहार करती है। क्यों, इलेक्ट्रॉन का भी क्या हो जाता है विवर्तन हो जाता है, इसलिए यह भी किसकी तरह व्यवहार करती है तरंग की तरह व्यवहार करती है, ठीक है ना। ये बात क्लियर। तो इसी प्रकार से इस प्रयोग के माध्यम से सबसे पहले डेविसन और जर्मर नामक वैज्ञानिक ने ही किसके बारे में बताया था, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति के बारे में बताया था। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई। और बच्चों इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति होती है, इसी गुण का उपयोग क्या बनाने में किया जाता है बच्चों, सूक्ष्मदर्शी। क्या बनाने में किया जाता है, सूक्ष्मदर्शी बनाने में किया जाता है। किस गुण का उपयोग के कारण, इलेक्ट्रॉन के तरंग गुण का उपयोग किसमें किया जाता है, सूक्ष्मदर्शी बनाने में। यह बात आप अच्छी तरीके से याद रखना, ठीक है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों डेविसन और जर्मर के अलावा तो डेविसन और जर्मर ने ये बात तो सिद्ध कर दी कि डी ब्रोगली ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। डी ब्रोगली ने थ्योरेटिकल रूप से कहा है और इन्होंने प्रैक्टिकल रूप से सिद्ध करके उनकी परिकल्पना को बिल्कुल सत्य साबित कर दिया, ठीक है। और बच्चों डी ब्रोगली की जो परिकल्पना है उसको हमें जो अपना नेक्स्ट चैप्टर होगा परमाणु वाला उसके अंदर भी पढ़ेंगे बोहर मॉडल, और बोहर मॉडल की जो द्वितीय परिकल्पना है उसके अंदर भी हम बात करेंगे डी ब्रोगली परिकल्पना की ही, ठीक है ना। अब सुनो, डेविसन और जर्मर नामक वैज्ञानिक के अलावा एक और वैज्ञानिक था जिसका नाम था जेपी थॉमसन।
बच्चों ये जेपी थॉमसन एक भौतिक वैज्ञानिक था। और बच्चों ये जेपी थॉमसन कौन था? बच्चों ये जेपी थॉमसन वही था जे थॉमसन का बेटा। कौन था? जे थॉमसन का बेटा। और जे थॉमसन कौन है? वही जे थॉमसन है जिसने किसकी खोज की थी बच्चों? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और बाद में डेविसन और जर्मर के बाद में जे थॉमसन के बेटे जेपी थॉमसन ने भी उन्होंने देखा, जेपी थॉमसन ने, कि जब प्रकाश की द्वैत प्रकृति है तो उसने ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉन की भी द्वैत प्रकृति होती है। इलेक्ट्रॉन कण तो होता ही है, इन्होंने भी सिद्ध किया था कि इलेक्ट्रॉन तरंग की तरह व्यवहार करता है। और इसके लिए उन्होंने एक प्रयोग किया था और वो प्रयोग किस पर बेसिस था बच्चों? द्विस्लिट व्यतिकरण प्रयोग। ठीक है ना? जिस प्रकार से डेविसन जर्मन ने प्रयोग किया था उसी प्रकार से जेपी थॉमसन ने भी इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति के बारे में डिटेल से सिद्ध किया था और एक प्रयोग किया था द्विस्लिट व्यतिकरण प्रयोग। इसके लिए जेपी थॉमसन को बच्चों 1937 के अंदर क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। भौतिकी के अंदर क्या मिला था बच्चों? नोबेल पुरस्कार मिला था। ये बात भी आप याद रखना कि डेविसन जर्मन के अलावा और किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का सत्यापन किया था या समर्थन किया था, प्रायोगिक रूप से सत्यापन किया था? क्या बताओगे? जेपी थॉमसन, जो जे थॉमसन के क्या है? पुत्र हैं, बेटे हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर। तो ये बात हमारी क्लियर हो गई किस प्रयोग से? डेविसन जर्मन के प्रयोग से। चलो आप वो देख लो ब्रैग समीकरण के माध्यम से कैसे क्या डेविसन जर्मन ने बताया था। तो देखो ये ब्रैग समीकरण कैसे बताता है। तो देखो अगर आप बताओ निकिल क्रिस्टल है तो निकिल क्रिस्टल है। आपको पता है कोई भी क्रिस्टलीय ठोस होता है उसमें अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था होती है, निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो यहां पर ये कोई आपतित इलेक्ट्रॉन किरण पुंज है, ये कोई आपतित इलेक्ट्रॉन किरण पुंज है और इनसे ये आपतित इलेक्ट्रॉन किरण पुंज है। ठीक है, और इनसे ये कोई परकीर्णित, या फिर मैं कहूं इनसे क्या हो रही है? परकीर्णित हो रही है। यहां पर नहीं डालूंगा क्योंकि फिर ये डी हो जाएगी ना। फिजिक्स के अंदर मैंने आपको कहा था ऐसे। ठीक है, ये देखो ये तो आपतित इलेक्ट्रॉन किरण पुंज है। ठीक है, और ये हमारे पास में क्या है बच्चों? विवर्तित इलेक्ट्रॉन किरण पुंज। ठीक है, ये भी देखना। अब देखो यहां पर ये बिंदु है, यहां पर हमारे पास में किस कोण से विवर्तित होते हैं या प्रकीर्णित होती है उसको हमने क्या नाम दे दिया? थीटा दे दिया। और बच्चों इंपोर्टेंट बात ये है, केमिस्ट्री में तो क्या होता है ध्यान से समझना, फिजिक्स में क्या मान रखा है? देखो इन दोनों के बीच की दूरी को क्या मान रखा है? डी मान रखा है, इन दोनों के बीच की दूरी को। जबकि केमिस्ट्री के अंदर क्या मान रखा है? इन दोनों के बीच की इसकी दूरी को डी और यहां तक की दूरी को डी। तो ये डी तो किसके बराबर हो गया? 2d। तो केमिस्ट्री में बात की जाए तो 2d। इसलिए केमिस्ट्री में मैंने आपको बताया था केमिस्ट्री के अंदर जो ब्रैग समीकरण होता है वो 2d साइन थीटा इक्वल एन लैम्डा होता है। और जबकि फिजिक्स के अंदर उसको यहाँ पर क्या लिख रखा है? भाई अपन फिजिक्स में भी ये लिख सकते हैं लेकिन मैं आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। आपकी बुक में इस 2d को क्या लिख दिया गया है? डी लिख दिया गया है। ठीक है ना? तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपके कि सर कभी ये याद रख लो और कभी वो। ठीक है ना? एग्जाम में देते हैं आप आगे तैयारी करोगे तो आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में आपको दे सकता है। ठीक है ना? तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो यहां पर देखो एक लंब डाल देंगे अपन, ये लंब डाल देंगे यहां से। तो यहाँ पर ये लंब डालेंगे तो आप लगाओगे तो यहां से इसका मान क्या आएगा? डी साइन थीटा रहेगा। ठीक है ना? साइन थीटा लगा करके आप ज्ञात कर लेना त्रिकोणमिति से, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ भाई क्रिस्टल जालक में क्या होता है? विवर्तन होता है। ठीक है ना? तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका डेविसन जर्मन का बच्चों क्या हो गया? प्रयोग हो गया। इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, जो हमारे चैप्टर का लास्ट बिंदु है, लास्ट पॉइंट है। ठीक है बच्चों, चलो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा एक बार। ठीक है, देखो
अब हम बात करते हैं हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के बारे में। हाइजेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने एक सिद्धांत दिया था, और बच्चों सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और हाइजेनबर्ग ने वह सिद्धांत बच्चों कब दिया था? 1927 में दिया था। तो अब अपने पॉइंट है नेक्स्ट और लास्ट एंड फाइनल हेडिंग अपनी, और वो क्या है? वो बच्चों ये है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। बच्चों ये आपने 11th क्लास में भी परमाणु वाले चैप्टर में इसका जिक्र हुआ था, आपने पढ़ा होगा। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है? बच्चों ये कब दिया गया? हाइजेनबर्ग ने कब दिया? 1927 में दिया। कब दिया? 1927 में दिया। किसने दिया? हाइजेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने ही दिया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। क्यों पड़ा? अब देखो हाइजेनबर्ग ने क्या बताया। हाइजेनबर्ग ने ये बताया कि कोई भी किसी भी क्षण या फिर मैं कहूं किसी भी क्षण पर कोई भी कण होता है, उसकी संवेग और स्थिति दोनों का एक साथ एक ही दिशा में यथार्थ मापन, पूर्णतः यथार्थ मापन संभव नहीं है। दोबारा से सुनो, अच्छी तरीके से समझो। हाइजेनबर्ग ने क्या कहा कि यदि किसी भी एक क्षण आपको पता है, किसी भी क्षण बात करें, किसी भी समय बात करें, तो किसी भी एक कण की एक तो स्थिति और एक भाई क्या? संवेग, इन दोनों का एक साथ और एक ही दिशा में पूर्णतः यथार्थ मापन संभव नहीं है। मतलब कोई भी एक टाइम पर, कोई भी एक क्षण पर अगर हम किसी कण की स्थिति और संवेग का एक साथ और एक ही दिशा में पूर्णतः यथार्थ मापन करते हैं, तो पूर्णतः यथार्थ मापन नहीं हो पाता है, यह संभव ही नहीं होता है। भाई अलग अलग दिशा में हो सकता है, लेकिन इन दोनों का अलग अलग टाइम पर हो सकता है, अलग अलग दिशाओं में हो सकता है, या अलग अलग समय पर हो सकता है। लेकिन किसी एक क्षण पर एक साथ और एक ही दिशा में इन दोनों का पूर्णतः यथार्थ मापन संभव नहीं है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो सुनो भैया ध्यान से, हाइजेनबर्ग के अनुसार किसी भी एक क्षण या फिर मैं कहूं क्षण क्या है? समय का कोई भी एक हिस्सा, कोई भी एक टाइम, कोई भी एक सेकंड हो, किसी भी एक क्षण पर भाई क्या कह रहा हूं? किसी भी एक क्षण पर, ठीक है ना? यह बात याद अच्छी तरीके से रखना। किसी भी एक कण की स्थिति एवं संवेग दोनों का एक साथ एक ही दिशा में, दोनों का एक साथ एक ही दिशा में पूर्णतः बिल्कुल एग्जैक्ट पूर्णतः यथार्थ मापन संभव नहीं है। ये किसका स्टेटमेंट है भाई? हाइजेनबर्ग का। हाइजेनबर्ग ने क्या कहा कि किसी भी एक क्षण पर किसी भी एक कण की स्थिति का या संवेग का, स्थिति और संवेग का दोनों का एक साथ
एक ही दिशा में, दोनों का एक साथ और एक ही दिशा में पूर्णतः यथार्थ मापन संभव नहीं है। कभी भी अगर इन दोनों को एक साथ एक ही दिशा में अगर इनका मापन करेंगे तो भाई साहब बिल्कुल यथार्थ मापन संभव नहीं है। इसमें कुछ अनिश्चितता क्या होगी, उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है ना। अब सुनो, मतलब पूर्णतः यथार्थ मापन नहीं होगा, इसको गणितीय लैंग्वेज में या मैं फिजिक्स की लैंग्वेज में मैं ये भी कह सकता हूं, यदि किसी कण की स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स है। क्या है भाई साहब, डेल्टा एक्स है। ठीक है। और अगर संवेग में अनिश्चितता क्या है भाई, डेल पी एक्स। अब मैंने एक्स क्यों लिया, क्योंकि अगर स्थिति अगर एक्स दिशा में ले रहे हैं, इसलिए भाई एक्स आपको पता है त्रिविमीय निर्देशांक एक्स वाई और जेड। आप एक्स एक्सेस की तरफ जा रहे हो, एक्स डायरेक्शन में जा रहे हो, तो जो स्थिति में जो अनिश्चितता लेंगे वो डेल एक्स लेंगे, वाई की तरफ जा रहे हैं तो डेल वाई लेंगे, जेड में डेल जेड। तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं यहाँ डेल एक्स ले रहा हूं तो यहां पर मैं क्या लूंगा, डेल पी एक्स। क्यों, एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन, तो संवेग भी तो उसी दिशा में ले रहे हैं अपन। ठीक है ना। तो ये बात याद रखना, यदि स्थिति में अनिश्चितता क्या है, डेल एक्स है, और उसी दिशा में संवेग में अनिश्चितता क्या है बच्चों, क्या है बच्चों, डेल पी है, डेल पी एक्स है। तो इन दोनों का जो गुणन होगा, इन दोनों का जो गुणन होगा उसका मान हमेशा h कट बाई 2 के बराबर होगा या उससे ज्यादा होगा। मतलब ये बात याद रखना, संवेग में स्थिति में अनिश्चितता और संवेग में अनिश्चितता का जो गुणनफल होगा वो हमेशा h कट अपॉन 2 से बराबर हो सकता है या उससे क्या होगा, ज्यादा होगा। या फिर मैं कह सकता हूं कि संवेग में अनिश्चितता और स्थिति में अनिश्चितता का जो गुणनफल होता है वो कभी भी h कट अपॉन 2 से कम नहीं होता है। इस h कट बोल दिया, मैं इसको h नोट भी बोल सकता हूं। और बच्चों याद रखना इस h नोट का मान क्या होता है, h अपॉन क्या होता है, 2 पाई होता है। ठीक है ना। तो मैं यहां पर h की जगह h अपॉन 2 पाई रखूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल एक्स इंटू डेल पी एक्स इक्वल या ग्रेटर देन h कट का देखो यहां पर 2 ऑलरेडी है और h कट की जगह में क्या रखा हूं, h अपॉन 2 पाई। तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4। तो मैं ये लिख सकता हूं 4 पाई। तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि स्थिति में अनिश्चितता और संवेग में अनिश्चितता का जो गुणनफल होता है वो हमेशा h अपॉन 4 पाई के बराबर हो सकता है या उससे क्या होगा, हमेशा ज्यादा ही होगा। और बच्चों याद रखना, यहाँ पर जो h कट होता है ना उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.054 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। क्या होती है, जूल इंटू सेकेंड। ये बात याद रखना। तो बस हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत का आप डायरेक्ट स्टेटमेंट याद रखना और बस आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो कि यदि स्थिति में अनिश्चितता डेल एक्स है, संवेग में अनिश्चितता डेल पी है, तो इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो हमेशा या तो h कट अपॉन 2 पाई के इक्वल होगा या उससे अधिक होगा, कम नहीं होगा, या h अपॉन 4 पाई से बराबर या उससे ज्यादा होगा। क्लियर ये बात। अच्छा अब और सुनो आगे, कोई भी वे या फिर मैं कह सकता हूं कोई भी दो भौतिक राशियां जिनके गुणन की विमा क्या होती है, जूल इंटू सेकेंड होती है बच्चों, उन्हें अपन क्या कहते हैं बच्चों, उन्हें अपन क्या कहते हैं बताना, क्या कहते हैं, विहित संयुग्मी राशि। क्या कहते हैं, विहित संयुग्मी राशियां कहते हैं। ये बात बहुत बढ़िया बात है। विहित संयुग्मी राशियां क्या होती है, कोई भी वे दो भौतिक राशियां जिनकी गुणन की विमा होती है या गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, जूल इंटू सेकेंड के। ठीक है। तो उन राशियों को अपन क्या कहते हैं, विहित संयुग्मी राशियां कहते हैं, या फिर मैं कहूं कोनिकल कॉन्जुगेट क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये बात याद रखना। अब आप कहोगे सर कौन कौन सी हो सकती हैं, हमें कुछ एग्जाम्पल बताइए। तो बच्चों एक एग्जाम्पल तो हमारे पास में यही आ गया, एक तो क्या, स्थिति एवं संवेग।
दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये बात याद रखना, थोड़ी अच्छी तरीके से समझना, ठीक है ना। अब देखो दूसरा क्या आ जाएगा हमारे पास में ऊर्जा एवं समय आ जाएगा। तो आपको पता है ऊर्जा जूल और समय इनटू, ठीक है, सेकंड। और हमारे पास में क्या हो सकती है, और हमारे पास में होती है कोणीय विस्थापन एवं कोणीय संवेग। कोणीय विस्थापन एवं संवेग वही बात आ गई हमारे पास में। स्थिति में परिवर्तन, विस्थापन लगभग एक सी बात है, ठीक है ना। संवेग बस दोनों में कोणीय है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो इन तीनों भौतिक राशियों को अपन क्या कहेंगे बच्चों, विहित संयुग्मी राशियां कहेंगे। इतना हमारे एग्जाम में नहीं पूछता है। पहले बात, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम की दृष्टि से नहीं है। पूछेगा तो ये पूछेगा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है, एक बार पूछा हुआ है तो डायरेक्ट परिभाषा पूछेगा, परिभाषा नहीं मैथमेटिकल आप बता दोगे, ठीक है ना। फिर भी हमें नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है ना। उसके बाद देखो, चलो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो, अब उसके बाद अपन क्या बात करते हैं, देखो अच्छी तरीके से। अब सुनो, और हम क्या नॉलेज रख सकते हैं, एक बात याद रखना बच्चों, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है। हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता का सिद्धांत है वह स्थूल बच्चों, स्थूल मतलब बड़े कण, स्थूल एवं सूक्ष्म मतलब छोटे आकार के, स्थूल एवं सूक्ष्म कणों दोनों के लिए होता है। वैसे तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत होता है वह स्थूल यानी बड़े आकार के कण और सूक्ष्म मतलब छोटे आकार के कण दोनों प्रकार के कणों के लिए होता है। लेकिन आपको पता है जो कण बड़े होते हैं उनका आकार क्या होता है बच्चों, अधिक होता है। उनका द्रव्यमान भी क्या होता है, अधिक होता है। आकार और द्रव्यमान अधिक होने के कारण इनमें जो अनिश्चितता होती है वो क्या होती है, कम होती है, ठीक है ना। इसलिए मतलब इतनी अनिश्चितता नहीं होती है, लगभग एग्जैक्ट वैल्यू ही हमारे पास में आ जाती है, ठीक है ना। तो अनिश्चितता नहीं होने के कारण याद रखना, जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है वो स्थूल कणों पर लागू नहीं होता है। क्यों लागू नहीं होता है, क्योंकि इसका आकार भी बड़ा होता है, बहुत बड़ा, द्रव्यमान भी बड़ा होता है, तो उनका हम यथार्थ मापन लगभग कर लेते हैं। मतलब या फिर मैं ये कहूं कि उनमें अनिश्चितता कम होती है, इसलिए स्थूल कणों पर हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत प्रेक्षित नहीं होता है, मतलब प्रयोग करें तो लागू नहीं हो पाता है। तो लागू किस पे होता है बच्चों, सूक्ष्म कणों पर ही लागू होता है। ये बात आप अच्छी तरीके से याद रखना, ठीक है। एक और बात आप अच्छी तरीके से याद रखना कि जब कोई इलेक्ट्रॉन होता है वो जो सबसे नीचे लेवल का जो ऊर्जा स्तर होता है बच्चों, अपन उसको क्या कहते हैं, मूल ऊर्जा स्तर। क्या कहते हैं, मूल ऊर्जा स्तर कहते हैं, या फिर मैं कहूं n=1। ऊपर बहुत सारे ऊर्जा स्तर होते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन होता है वो ऊर्जा ग्रहण करता है, ऊर्जा ग्रहण करने के बाद में उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, ठीक है, n=2। या फिर मैं इसको ये भी कह सकता हूं उत्तेजित ऊर्जा स्तर। भाई उच्च में चला गया, इसको मैं क्या कह सकता हूं, उत्तेजित ऊर्जा स्तर, ठीक है। अब ये यहां पर लगभग कुछ नैनो सेकंड या फिर मैं कहूं 10⁻⁸ सेकंड तक, जो बहुत ही कम है, बहुत ही कम टाइम है, उतने समय तक रुकता है और रुकने के बाद में तुरंत ही अपने मूल ऊर्जा स्तर में क्या हो जाता है, लौट जाता है। तो एक बात बताओ, बहुत कम टाइम तक इस यहां रुकता है और तुरंत ही ये क्या आ जाता है, अपने मूल ऊर्जा स्तर में आ जाता है। तो एक बात बताओ बच्चों, इसकी जो ऊर्जा के अंदर जो उत्तेजित अवस्था की जो ऊर्जा है उसमें अनिश्चितता उत्पन्न होती है। तो अनिश्चितता उत्पन्न होती है, या फिर मैं कहूं ये जो ऊर्जा स्तर होते हैं इसको हम परिभाषित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि टाइम यहाँ पर बहुत ही कम होता है। और हम परिभाषित अगर करना चाहें तो यहाँ पर ऊर्जा स्तर की कुछ ना कुछ क्या होनी चाहिए, चौड़ाई होनी चाहिए। और उस चौड़ाई को बच्चों या फिर मैं कहूं चौड़ाई हम किसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, तो यहाँ पर डेल्टा ई हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, h/d
डेल टी। यहाँ पर हम इस समीकरण के माध्यम से इसको जो ऊर्जा के अंदर ऊर्जा की जो चौड़ाई है या ऊर्जा के अंदर जो परिवर्तन या चेंजेज है उसको हम इस समीकरण की सहायता से क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत एक काम की बातें हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन होता है वो उत्तेजित ऊर्जा स्तर में कितने समय तक रुकता है, कुछ नैनो सेकंड तक, या फिर मैं कहूं 10 की पावर माइनस 8 सेकंड तक। नैनो मतलब 10 की पावर माइनस 9 सेकंड, लगभग बराबर ही है, ठीक है ना। तो आज हमारा ये चैप्टर क्या हो गया, क्लियर हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अगर आपके कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां जाके कमेंट लिखिए। बच्चों ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, सभी वीडियो को शेयर करना, सभी अपने मित्रों तक पहुंचाना। आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है। इसके बाद में आपके पास एक वीडियो आएगा जो हमारे जो इस चैप्टर है, इस चैप्टर के जो एग्जाम्पल है उसका वीडियो आएगा। और 1 या 2 वीडियो हमारे जो चैप्टर के पीछे के जो क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन मैं आपको वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन करवाऊंगा। और कुछ क्वेश्चन भी मैं वैसे भी डालूंगा जो आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हैं, वो भी मैं आपके लिए मैं डालूंगा। नेवी एयरफोर्स की तैयारी के लिए भी मैं वो आपके इसी चैप्टर फिनिश हो गया और मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अवेलेबल कराऊंगा। और अब अपन अगला चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे और वो कौन सा होगा, एटम वाला चैप्टर। इससे जो अगला चैप्टर है 14वें नंबर का जो चैप्टर है, ठीक है, वो स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना और अपने सभी मित्रों तक ये वीडियो जरूर पहुंचा देना, ठीक है। धन्यवाद।